हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम भारतीय जो इतिहास है उसमें वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं और वैदिक सभ्यता के एक एक पक्ष पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे वैदिक साहित्य हमने पढ़ा है, इसके अलावा वैदिक कालीन नदियां हमने पढ़ी है और आज की जो क्लास में हम वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, बात करते हैं वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की। इनका राजनीतिक जीवन कैसा था? राजनीतिक जीवन, देखो इनके राजनीतिक जीवन की हम बात करें तो बेटा सबसे महत्वपूर्ण ये था कि इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी, प्रशासनिक जो इकाई थी उसका आरोही क्रम इस प्रकार था। आरोही क्रम की बात करें, छोटे से बड़ा, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये थे। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल का प्रमुख कुलप होता था। कुल का प्रमुख कौन होता था? कुलप। ग्राम का ग्रामीणी, विश्व का विश्वपति, जन का राजन, राष्ट्र का राष्ट्रीय। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम था, यानी छोटा कुल और बड़ा राष्ट्र। राष्ट्र एक वैचारिक अभिव्यक्ति थी, वैसे प्रमुख जन होता था और जन का प्रमुख राजन। जैसे आर्य राजा सुदास भरत जन का राजा था, इस प्रकार से हमने आपको पहले भी बताया है। तो ये था आरोही क्रम। अब कई बार प्रश्न आता है कि फिर राजवंश जो थे वो कैसे थे? तो राजवंश थे दिशा के अनुसार 5। कितने राजवंश थे? 5। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम और एक मध्य में। देखो ऐसे समझ सकते हैं हम, उत्तर, दक्षिण, फिर ये पश्चिम और ये पूर्व। ठीक है। उत्तर जो राजवंश होता था उसका नाम था वैराज्य। दक्षिण में जो होता था उसका नाम था भोज्य। पश्चिम में जो होता था उसका नाम था सौराज्य। पूर्व में जो था उसका नाम था साम्राज्य। मध्य में जो था उसका नाम था राज्य। समझ रहे हो? दिशा के अनुसार राजवंश कितने थे? तो राजवंश कितने थे बेटा? 5। उत्तर में वैराज्य, वैराज्य का प्रमुख कहलाता था राजा विराट। भोज्य का बोराट, सौराज्य का सौराट, साम्राज्य का सम्राट और मध्य में राज्य जो होता था उसका राजा। देखो इसको पूरा समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजवंश दिशा के अनुसार कितने थे? 5। उत्तर में वैराज्य विराट, दक्षिण में भोज्य भोराट, पूर्व में पश्चिम में सौराज्य सौराट, पूर्व में साम्राज्य सम्राट, मध्य में राज्य होता था जिसका प्रमुख कौन कहलाता था? राजा। तो दिशा के अनुसार राजवंशों की संख्या कितनी होती थी बेटा? 5। अब कुछ वैदिक कालीन संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी जो व्यवस्था का मतलब संचालन करती थी। वो कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले थी इसमें सभा। एक एक जो राजनीतिक संस्था उस पर हम चर्चा करेंगे। सभा जो थी बेटा वो श्रेष्ठ व सहभ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है। इसका मुख्य कार्य न्याय करना था। बीच बीच में राजा को सलाह भी दे सकती थी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार हुआ है। देखो समझने लायक चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। पहली जो राजनीतिक संस्था थी वो सभा थी। श्रेष्ठ व सहभ्रांत लोग इसमें शामिल थे। इसका मुख्य कार्य न्याय करना था। जरूरत पड़ने पर ये राजा को सलाह भी देती थी महत्वपूर्ण मामलों पे, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। ठीक है बेटा। सभा के बाद में दूसरी जो राजनीतिक संस्था थी वो थी समिति। समिति की बात सुनो, ये आम जनता की संस्था थी।
आम जनता की संस्था थी। ये जो आम जनता की संस्था थी, इसका काम क्या था? मुख्य कार्य था युद्ध व संधि के दौरान राजा को सलाह देना। मुख्य कार्य था युद्ध व संधि के दौरान राजा को सलाह देना। और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। समिति का प्रमुख ईशान कहलाता था। यह प्रश्न बार बार आता है परीक्षाओं में। समिति का प्रमुख कौन कहलाता था? ईशान। 9 बार उल्लेख हुआ है। मुख्य कार्य युद्ध व संधि या शांति के समय राजा को सलाह देना। और ये आम जनता की संस्था थी। सभा और समिति में यह अंतर है, इसमें आम जनता शामिल हो सकती थी, उसमें श्रेष्ठ और सहभ्रांत लोग ही शामिल हो सकते थे। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं तीसरी राजनीतिक संस्था, विदत। आर्यों की सबसे प्राचीन जनसभा थी, सबसे प्राचीन थी विदत। ये अपने को ध्यान रखना है। इसका मुख्य कार्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व जन कल्याण था। यह भी समझना है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं जन कल्याण था। यह आर्यों की सबसे प्राचीन सभा थी, जिसका नाम क्या है? विदत। ठीक है। और विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 122 बार। तो सभा, समिति, विदत। चौथी जो थी बेटा, वो थी गण। गण जिसका महत्व न के बराबर था। जिसका महत्व क्या था? न के बराबर था। उसका कोई महत्व नहीं था। तो तीनों का ध्यान रखना है। सभा श्रेष्ठ सहभ्रांत लोगों की संस्था, उल्लेख 8 बार। समिति आम जनता की संस्था, उल्लेख 9 बार। और विदत आर्यों की सबसे प्राचीन जनसभा, उल्लेख 122 बार। ठीक है बेटा। थोड़ा सा आगे बढ़े राजनीतिक जीवन में, बात करें राजा की। राजा का जो पद था वो वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी था। फिर भी राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि समिति राजा को पद से हटाने का विशेष अधिकार रखती थी। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। समिति के पास राजा को हटाने का विशेष अधिकार था, वो हटा सकती थी। ठीक है। समिति का प्रमुख ईशान कहलाता था और राजा का पद वंशानुगत था, पर राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। यह विशेष बात है, अपने को ध्यान रखनी है। राजा को सलाह देने के लिए कुछ पदाधिकारी होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। यह रत्नी बार बार पूछा जाता है। रत्नी कौन होते थे? वैदिक युग में राजा को सलाह देने के लिए जो पदाधिकारी होते थे उन्हें रत्नी कहा जाता था। कुछ महत्वपूर्ण रत्नी है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे सेनानी। ठीक है। एक रत्नी होता था सेनानी। ठीक है। दूसरा पूरब, व्राजपति, ये याद रखना है, व्राजपति। ठीक है। और एक इस्पस। सेनानी कौन था? सेना का मुख्य सेनापति। सेना का मुख्य सेनापति सेनानी कहलाता था। पूरब दुर्ग की देखभाल करने वाला या दुर्ग की सुरक्षा करने वाला। व्राजपति गोचर भूमि का प्रमुख। ठीक है। इस्पस जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला पदाधिकारी। आप समझो बेटा, ये रत्नी थे जो राजा को सलाह देते थे समय समय पे। सेनानी सेना का
मुख्य सेनापति हो गया, पूरब सेना का दुर्ग की देखभाल करने वाला महत्वपूर्ण पदाधिकारी, विराजपति गोचर भूमि का प्रमुख और स्पष्ट जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला पदाधिकारी। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, कई बार यह प्रश्न आता है, प्रसन्न विनाक। साहब ये प्रसन्न विनाक कौन थे? तो वैदिक कालीन न्यायाधीशों को, वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रसन्न विनाक कहा जाता था। समझ रहे हो ना? वैदिक काल में जो न्याय का काम देखते थे, न्यायपालिका का जो प्रमुख होता था न्यायाधीश, उन्हें प्रसन्न विनाक कहा जाता था। तो मुख्य रूप से राजनीतिक जीवन में जो प्रशासनिक इकाई उसके बारे में चर्चा की है। उसके बाद दिशा के अनुसार 5 राजवंशों के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा समिति विदत, उन पे हमने चर्चा की है। और कुछ राजा को सलाह देने के लिए पदाधिकारी होते थे, रत्नी, उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब देखो अगला जो पक्ष है इस सभ्यता का, वो है वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। इनका धार्मिक जीवन कैसा था उस पे हम चर्चा करते हैं। देखो बेटा, धार्मिक जीवन शुरू करने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। वैदिक निवासी एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते थे। सार्वभौमिक सत्ता का मतलब ऐसी सत्ता या ऐसा प्रभु या ऐसा ईश्वर जो हर जगह विद्वान है, और उसे इन्होंने नाम दिया एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद की थ्योरी यह है, ईश्वर एक है, उसको हम अलग अलग नहीं खोज सकते, ईश्वर सब लोगों की प्राणों में है। ये एकेश्वरवाद की थ्योरी है, ठीक है। ये सार्वभौमिक सत्ता थी वैदिक निवासियों की। पर हुआ क्या, जो ऋग्वेद है बेटा, जो ऋग्वेद है इसमें एक से अधिक देवताओं का उल्लेख है। एक से अधिक इनका उल्लेख है, देवताओं का। अतः कहा जा सकता है वैदिक निवासी एकेश्वरवादी होते हुए बहुलवादी बन गए थे। बहुलवादी या बहुदेववादी बन गए थे, अनेक देवताओं को मानने लगे थे, ठीक है। अब जो देवता थे उनकी बात करो, जो मुख्य मुख्य देवता थे कौन कौन से थे। सबसे पहले बेटा चर्चा होती है इंद्र की। सबसे महत्वपूर्ण देवता था, ठीक है। इसका उल्लेख 250 बार हुआ है, यह भी बार बार आता है। सर्वाधिक उल्लेख इंद्र का, कितनी बार? 250 बार, ठीक है। ये वर्षा का देवता था और इसे युद्ध का नेता भी कहा जाता था। वर्षा का देवता और युद्ध का नेता, उल्लेख 250 बार। महत्वपूर्ण देवता नाम इंद्र। कुछ नाम और मिले हैं इंद्र के, जैसे रथेष्ट, मध्वा, विजेंद्र, सोमपाल। रथेष्ट कुशल रथ योद्धा, ठीक है, कुशल रथ योद्धा। मध्वा दानशीलता के कारण दानी था। विजेंद्र हमेशा विजित रहने वाला। सोमपाल सोम का पान करने वाला, ये कुछ नाम मिले हैं इंद्र के। रथेष्ट बोलते हैं, ठीक है, मध्वा बोलते हैं, विजेंद्र बोलते हैं, सोमपाल या सोम का पान करने वाला भी कहा जाता है। अगला जो अपना देवता है वो बेटा अग्नि। दूसरा प्रमुख देवता है अग्नि। जो है इसका उल्लेख 200 बार हुआ है। ये क्या था? ये जो देवता था ये मनुष्य व देवताओं का मध्यस्थ था। इसे देवताओं का पुरोहित भी कहा जाता है। देवता और मनुष्यों के मध्य बिचौलिया, मध्यस्थ का काम करता था अग्नि।
उल्लेख 200 बार हुआ है और इसे देवताओं का पुरोहित भी कहा जाता है और यह दूसरा प्रमुख देवता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3। तीसरा प्रमुख देवता था वरुण। तीसरा प्रमुख देवता वरुण का उल्लेख 30 बार हुआ है। इसके बारे में एक शब्द है रतस्य गोपा। इस रतस्य गोपा, एक तो डायरेक्ट प्रश्न है रतस्य गोपा किसको कहते हैं, तो वरुण को। और रतस्य गोपा का अर्थ है ऋतुओं का नियामक। ऋतुओं का नियामक का मतलब है इसी के कारण ऋतु बनती थी, इसी के कारण दिन रात होते थे। एक तो इसको बोलते हैं दिन रात का देवता, एक इसको बोलते हैं समुद्र का देवता। यह भी अपने को ध्यान रखना, दिन रात का देवता, समुद्र का देवता और ऋतुओं का नियामक। ठीक है, उल्लेख 30 बार। देवता का नाम क्या था, वरुण। ठीक है बेटा, आगे जो हम बात करते हैं, अगला जो अपना देवता है नंबर 4, वो है मरुत। सीधा ही लिखना है आंधी व तूफान का देवता। आंधी व तूफान का देवता कौन सा था, मरुत। ठीक है, नंबर 5 सरस्वती। नदियों की देवी, नाम था नदित्मा। नदियों की देवी थी, नाम नदित्मा था, यानी नदियों की आत्मा। और ध्यान रखना है ये सरस्वती वर्तमान में या कालांतर में विद्या की देवी के रूप में स्थापित हुई। किसके रूप में स्थापित हो गई, विद्या की देवी के रूप में स्थापित हुई। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी बेटा, उसमें हमने मुख्य रूप से वैदिक कालीन सभ्यता के राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा की है। अभी वैदिक सभ्यता में सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक समृद्धि और वैदिक सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जिनका उल्लेख हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।